नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एकलव्य आईएएस अकेडमी करणपुर देहरादून। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, प्रधानाचार्य परीक्षा जो संस्थागत हो रही है आप लोगों की, उसके द्वितीय प्रश्न पत्र का चौथा बैच हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 अगस्त से। और जिन किसी को एनरोल करना है, रजिस्टर करना है, वो कृपया आज और कल में रजिस्टर कर लें। और विधिवत हमारी कक्षाएं 5 अगस्त से शाम 5 से 6 और 6 से 7 चलेंगी, केवल द्वितीय प्रश्न पत्र के लिए। तो आज जो मैं आपको एक छोटा सा डिमॉन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ सेकंड पेपर का, वो है यूनिट 3, सेकंड पेपर का यूनिट 3, और इसका टॉपिक है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। इट इज़ यूनिट 3 और नाम है इसका इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग या संस्थागत योजना। ठीक है। अब दिस यूनिट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल बिकॉज इसके जो मार्क्स हैं वो हैं 60। ठीक है। क्वेश्चन इसमें आएंगे मेरे ख्याल से 30 के आसपास क्वेश्चन आएंगे, और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। तो इस तरह बाकी यूनिटों से ये यूनिट थोड़ी सी वेटेज ज़्यादा रखती है जहाँ तक मार्क्स की बात है। ठीक है। तो आज हम कोशिश करेंगे जानने की कि इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या होती है। ठीक है। इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग या संस्थागत योजना। अब प्लानिंग तो डे टू डे एक्टिविटी में हम सब लोग प्लानिंग करते हैं, है ना। प्लानिंग जैसे मान लीजिए मुझे देहरादून से दिल्ली जाना है या देहरादून से बम्बई जाना है मान लीजिए, तो किस तरह मैं पूरी प्लानिंग करूँगा। भाई मैं जाऊँगा कैसे, मैं ट्रेन से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, हवाई जहाज़ से जाऊँगा, है ना। मैं वहाँ कितने दिन रहने वाला हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपने कपड़े ले जाऊँगा, अपनी पूरी व्यवस्थाएं करूँगा कि होटल में रुकूँगा, किसी रिश्तेदार के यहाँ रुकूँगा, कहाँ रुकूँगा। सो आई विल प्लान एवरीथिंग, और कब मैं वापस आऊँगा और वापस कैसे आऊँगा, आदि आदि। अगर मेरे साथ फैमिली है तो उस हिसाब से प्लानिंग होगी, मेरे साथ छोटे बच्चे हैं तो उस हिसाब से प्लानिंग होगी, है ना। तो प्लानिंग हमारे दैनिक जीवन में हम रोज़मर्रा करते हैं। तो उसी तरह जब हम किसी बड़ी संस्था को चलाते हैं, जैसे कोई बड़ी संस्था, कोई विद्यालय हो गया, हाँ, कोई हॉस्पिटल हो गया, कोई बड़ा कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो उसके लिए भी हमें चलाने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है, और उसी प्लानिंग को हम कहते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। ठीक है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग या संस्थागत प्लानिंग असल में किसी भी इंस्टीट्यूशन के विकास यानी डेवलपमेंट और सुधार यानी इम्प्रूवमेंट का एक ब्लूप्रिंट होता है। ठीक है। क्या होता है? एक ब्लूप्रिंट होता है, या कह लीजिए एक रोड मैप होता है। ठीक है। जैसे आप कोई मकान बनाते हैं तो उससे पहले एक नक्शा बनाते हैं ना, उसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं कि कहाँ कमरा, कहाँ डाइनिंग रूम कहाँ होगा, बेडरूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, वरांडा कहाँ होगा, कितना स्पेस आगे छोड़ा जाएगा, कितना स्पेस पीछे, ये सारी प्लानिंग होती है। सीधे से आप मकान एकदम से तो नहीं बनाते, आप पहले एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, आर्किटेक्ट के द्वारा एक ब्लूप्रिंट बनवाते हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंग आप धीरे 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 अपना मकान खड़ा करते हैं। ठीक है। या इसको हम रोड मैप भी कहते हैं, जैसे मैंने बताया रोड मैप कि हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे चीज़ों को तालमेल के साथ आगे लेके जाना है, व्यवस्थित तरीके से लेके जाना है। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग इज एक्चुअली संस्थागत विकास और सुधार यानी डेवलपमेंट और इम्प्रूवमेंट का ब्लूप्रिंट या रोड मैप होता है। इसका उद्देश्य क्या होता है? इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का उद्देश्य हमेशा से होता है कि जो भी सेवाएं आपकी संस्था दे रही है उसकी गुणवत्ताओं को बढ़ाने का खाका तैयार किया जाए। जैसे अगर कोई स्कूल है तो स्कूल क्या दे रहा है? शिक्षा दे रहा है। तो उस स्कूल की जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होगी वो ऐसे होगी कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े। या कोई एनजीओ है तो उस एनजीओ मान लीजिए वृद्ध लोगों के लिए काम करता है या गरीब बच्चों के लिए काम करता है, तो उसकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग ऐसी होगी कि कैसे हम वृद्ध लोगों के जीवन में सुधार करें, गरीब बच्चों के जीवन में सुधार करें, उस तरह की उनकी प्लानिंग होगी।
तो वैसे ही मान लीजिए जैसे प्रधानाचार्य की अगर हम बात करें तो प्रधानाचार्य जो होते हैं जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करते हैं, तो वो जब इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करते हैं तो उनके दिमाग में अपने स्कूल के भविष्य का एक रोड मैप तैयार करते हैं या ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि आने वाले समय में मैं जो प्लानिंग कर रहा हूँ इसके द्वारा मेरा विद्यालय कहाँ पहुँचेगा, 5 साल बाद 8 साल बाद मैं अपने विद्यालय को कहाँ देखना चाहूँगा। मेरा विद्यालय एक मॉडल विद्यालय बनेगा, एक मॉडल स्कूल बनेगा, है ना। मेरे विद्यालय का रिजल्ट अच्छे स्कूलों में शामिल किया जाएगा, मेरे विद्यालय से अच्छे टॉपर बच्चे निकलेंगे, मेरे विद्यालय से बच्चों का अच्छी जगह सिलेक्शन होगा। यानी एक रोड मैप वो बनाएंगे कि यहाँ पहुँचना है हमें, उस लक्ष्य को हासिल करना है। और जो भी रोड मैप या ब्लूप्रिंट आप बनाते हैं वो आपकी संस्था के विजन और मिशन के सापेक्ष बनाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपका संस्था या जैसे आपका स्कूल है तो उस स्कूल का कोई विजन होगा और उस विजन को प्राप्त करने का एक मिशन होगा, तो उसके सापेक्ष ही आप अपना ओवरऑल प्लानिंग करते हैं, उससे डाइवर्ट नहीं होते हैं, ताकि आप अपने मिशन को बेहतरीन तरीके से चला पाएँ और विजन को हासिल कर पाएँ। ठीक है, जैसा मैंने आपको शुरू में उदाहरण बताया कि प्लानिंग क्या होती है। जैसे कोई भी पर्यटक है या यात्री है तो वो कहीं भी जाने से पहले, घूमने जाने से पहले या यात्रा करने से पहले टोटल अपनी प्लानिंग करके जाता है कि मुझे यहाँ जाना है तो मैं आज रात इस होटल में रुकूंगा, फिर वहाँ से बस पकड़ूंगा, फिर वहाँ से इधर मैं कार लेके जाऊँगा, टैक्सी लेके जाऊँगा, फिर आगे का सफ़र शायद पहाड़ी है तो वहाँ मुझे पैदल जाना पड़ेगा, जैसे भी। तो वो पूरी प्लानिंग दिमाग में करके चलते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट विद्वान हुए हैं, कह सकते हैं प्रबंध शास्त्री हुए हैं, देवी शेट्टी। ये डॉक्टर देवी शेट्टी ये कहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग की अवधारणा है वो इसको ओपन हार्ट सर्जरी से जोड़ के देखते हैं। ओपन हार्ट सर्जरी से जब इसे जोड़ के देखते हैं तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करते हैं तो हमारे जो डिसीजन होते हैं प्लानिंग के वो बहुत ज़्यादा सटीक होने चाहिए। ठीक है, और हम जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो सहयोगपूर्ण माहौल में होने चाहिए, सबका साथ लेकर उस डिसीजंस को हमको करने चाहिए, यानी सहयोगपूर्ण वातावरण में होने चाहिए। और जितने भी हमारे बॉडीज़ हैं, अंग हैं संस्थान के, उन सबको साथ लेकर उन सबकी सहमति से वो निर्णय होने चाहिए, ताकि वो जो लोग हैं आपके संगठन के वो आपसे जुड़ाव महसूस करें और आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में आपकी मदद कर पाए, या सहयोग, उनके सहयोग से आपकी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग सफल हो पाए। तो जैसे ओपन हार्ट सर्जरी एक सर्जन करता है ना, एक कार्डियो सर्जन करता है, तो वो ध्यान रखता है कि जब मैं सर्जरी तो कर रहा हूँ लेकिन बाकी ऑर्गन जो हैं वो भी फंक्शनेबल होने चाहिए, उनकी भी ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं कि बाकी ऑर्गन बंद हो जाते हैं जब ओपन हार्ट सर्जरी होती है, बाकी ऑर्गन भी अपना प्रॉपर काम कर लें। तो उस सर्जन को ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब मैं ओपन हार्ट सर्जरी कर रहा हूँ या इसमें कोई भी ट्रीटमेंट कर रहा हूँ तो बाकी अंग, फेफड़े हो गए, लीवर हो गया, किडनी हो गया, वो सब भी प्रॉपर फंक्शन करने चाहिए, तभी ये ओपन हार्ट सर्जरी सक्सेसफुल होगी, अन्यथा नहीं। तो सेम वो कहते हैं कि जब आप कोई डिसीजन लेते हैं तो बाकी ऑर्गन भी उस डिसीजन के साथ कहीं ना कहीं सहमत होने चाहिए, तभी आपका वो डिसीजन सक्सेसफुल होगा। कहने का मतलब शेट्टी जी का ये है। दैट्स वाई शेट्टी इज सेइंग कि जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है दैट इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू ओपन हार्ट सर्जरी। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। नाउ पर्पस, व्हाट इज द पर्पस? पर्पस ऑफ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया है। संस्थागत योजना के उद्देश्य क्या होते हैं? सबसे पहले संस्थागत जब हम प्लानिंग करते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करते हैं, तो हमारा जो मेन मोटिव होता है वो होता है कंटिन्यूअस डेवलपमेंट, सतत विकास होना चाहिए। जो भी प्लानिंग, जो भी
एक्टिविटीज़, जो भी प्रोसीजर्स, जो भी पॉलिसीज़ हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके द्वारा हमारे संगठन का कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट होना चाहिए, ग्रेजुअल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये एक हमारा पर्पस होता है। ठीक है। दूसरा पर्पस होता है कि इंस्टीट्यूशन की आवश्यकताओं व उपलब्ध संसाधनों पर हमें ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी इंस्टीट्यूशन में हमारी आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को हम पूर्ण करें। ठीक है। कोई नई आवश्यकता आ गई, नया फर्नीचर चाहिए, नए एसी चाहिए, नए पंखे चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उन आवश्यकताओं को इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के तहत पूरा किया जाता है। दूसरा, जो भी संसाधन आपके पास हैं, ऑलरेडी हैं, उन संसाधनों का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होना चाहिए, अनुकूलतम प्रयोग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। ठीक है। वो व्यर्थ पड़े नहीं होने चाहिए। ठीक है। जैसा, हाँ, ये तीसरा पॉइंट वही आ गया कि जो भी संसाधन है उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अनुकूलतम उपयोग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पढ़े हैं, कंप्यूटर पढ़े हैं आपके स्कूल में, वैसे लैब में पढ़े हैं तो धूल खा रहे हैं बच्चों को, आप ले जा ही नहीं रहे हैं वहाँ पर, है ना। उन कंप्यूटर्स का प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उनमें एंटीवायरस आप नहीं डाल रहे हैं, तो क्या होगा, धीरे धीरे वो बेकार एक तरह से कबाड़ बन जाएगा और उनका कोई यूटिलाइजेशन नहीं होगा। तो जो लागत उस पर लगी थी वो सब बेकार हो गई है ना। तो वो प्लानिंग आपकी जो की थी वो डाउन हो जाएगी फिर एक तरह से। ठीक है। ठीक है। और हाँ, चौथा, प्रक्रियाओं में बदलाव व आवश्यकता अनुसार सुधार। मान लीजिए प्लानिंग के दौरान, प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन के दौरान आपको लगता है कि ये जो हमने पहले डिसाइड किया था कि इस काम को ऐसे करेंगे, लेकिन अब आवश्यकता के अनुसार उसमें आप कुछ सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे अचानक से कोविड आ गया था और क्लासेस ऑफलाइन न चल के ऑनलाइन आपको चलानी पड़ी, तो ऑनलाइन अब कैसे चलाया जाए, है ना, जूम पे चलाया जाए या किसी और प्लेटफॉर्म पे चलाया जाए, है ना, जीमेल का जो प्लेटफॉर्म है उस पे चलाया जाए, या कोई और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो प्लेटफॉर्म है उस पे चलाया जाए, किस पे चलाया जाए, ये डिसीजन हमको लेना, कौन हमारे लिए बेनिफिशियल है और फ़ायदेमंद है। तो वो आवश्यकता अनुसार जैसी परिस्थिति आएगी उसके अकॉर्डिंग हम अपने डिसीजन को बदल सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी आ गई, कोई चैलेंज आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने को बदलें। दूसरा, स्टाफ को हमेशा प्रेरित रखना है। अपने स्टाफ को, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का एक मेजर रोल ये होता है कि उसे अपने स्टाफ को हमेशा प्रेरित रखना है। प्रेरित रखना है यानी मोटिवेटेड रखना है। उनको हमेशा काम के प्रति एक लगन होनी चाहिए। और काम के प्रति लगन कब होगी, जब इंस्टीट्यूशन प्लानिंग करने वाले जो सुपरवाइज़र हैं, हेड हैं, वो उनसे उनकी ज़रूरतों को समझेंगे, उनकी आवश्यकताओं को समझेंगे, उनकी नीड्स को समझेंगे, है ना, उनकी परेशानियों को समझेंगे, उनकी चैलेंजेस को समझेंगे, उनके वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलेंगे, उनसे उतना ही काम लेंगे जितना अपेक्षित है ना, ओवर बहुत एक्सेस उन पे दबाव नहीं डालेंगे, या हर डिसीजन में उन्हें शामिल करेंगे, है ना, ताकि एक अपनत्व वो फील करें, एक रिस्पेक्ट की भावना वो फील करें, एक कनेक्टिविटी वो फील करें। ठीक है। तो प्रेरित रखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है। हाँ, अब एक उदाहरण इसमें इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का एक उदाहरण ये है कि मान लीजिए कोई शेफ है, शेफ मान लीजिए कोई शेफ हो ना, जो खाना वाना बनाते हैं होटल में, तो वो मेन्यू बनाते हैं, भोजन का मेन्यू बनाते हैं। तो वो ये सुनिश्चित करते हैं कि जो भी उपलब्ध सामग्री है उससे कैसे स्वादिष्ट व पौष्टिक भोजन बनाया जाए और जो मेरे होटल के ग्राहक हैं उन्हें कैसे संतुष्ट किया जाए। एक उदाहरण है किसका, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग का। तो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करने वाले कोई भी जो प्रशासक हैं, सुपरवाइजर्स हैं, हेड हैं, वो एक तरह के शेफ हैं और वो ये कोशिश करते हैं कि जो भी संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग करके, है ना, संसाधन मतलब मटेरियल संसाधन भी है और आपका ह्यूमन रिसोर्सेज भी है, उन सब का इस्तेमाल करके कैसे हम अपने उद्देश्यों को हासिल करें और जो हमारे ग्राहक हैं वो
संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जैसे एक शेफ है तो शेफ को बोल दिया हमने भाई किचन में ये सामग्री पड़ी है, एक्स्ट्रा हम नहीं ला सकते, तो शेफ की जिम्मेदारी होती है कि जो भी सामग्री किचन में पड़ी है उस सामग्री का उपयोग करके स्वादिष्ट व्यंजन अपने ग्राहकों को परोसना, ताकि उसके ग्राहक संतुष्ट हो जाएं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द जस्ट गिविंग अ कोरिलेशन बिटवीन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड एग्जाम्पल ऑफ शेफ। ठीक है, हाँ, इसी तरह फुटबॉल का कोच, आगे का कोई मैच है ना, मान लीजिए उनका कोई सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल या फाइनल का मैच है, तो मैच से पहले प्लानिंग करते हैं, सारी टीम बैठती है कि हम कैसे अटैकिंग खेलेंगे, फॉरवर्ड कौन रहेगा, बैकवर्ड कौन खेलेगा, किस तरह की हमारी शुरू में हम अटैकिंग खेलेंगे या डिफेंसिव खेलेंगे, इस सारी प्लानिंग होती है, और कैसे हम आगे आने वाला जो टीम है हमारी अपोजिशन में जो टीम है उसको हम कैसे हराएंगे। तो ये भी एक जस्ट वन ऑफ द एग्जांपल। उसी तरह अब आपका विद्यालय, मान लीजिए आपका विद्यालय प्रशासन है, तो वो ये सुनिश्चित करता है कि जो उपलब्ध संसाधन आपके पास हैं, आपके विद्यालय में हैं, वो आपके शिक्षक हैं, वो आपके जो दूसरे संसाधन हैं, आपके क्लासरूम्स हैं, लाइब्रेरी है, प्लेग्राउंड है, लैब है, उन सब का इस्तेमाल करके कैसे जो प्रधानाचार्य हैं वो शिक्षा की, स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता को कैसे बढ़ा पाएँ, बच्चों को कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वो दे पाएँ, इसकी ये उन पर जिम्मेदारी होती है। और ये वो कैसे करते हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग से, शिक्षकों के सहयोग से, स्टाफ के सहयोग से और छात्रों के सहयोग से वो इसे पूर्ण करते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज स्टेप्स इन इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग। स्टेप्स, इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में स्टेप्स क्या होते हैं, संस्थागत योजना के चरण। ठीक है, पहला जो चरण है संस्थागत प्लानिंग का वो ये है कि विद्यालय या संस्थान की आवश्यकताओं का आकलन करना और उपलब्ध संसाधनों को चिन्हित करना। सबसे पहले आप ये देखेंगे, जब आप प्लानिंग शुरू करते हैं इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग, तो आप ये देखते हैं कि आपके पास कौन कौन से संसाधन हैं और कौन कौन से संसाधन नहीं हैं, उसकी आप प्रॉपर लिस्ट बना लेते हैं। किन संसाधनों की आपको तुरंत आवश्यकता है और किन संसाधनों के बिना फिलहाल आपका काम चल सकता है, और जो उपलब्ध संसाधन हैं उन संसाधनों का हम कैसे अधिकतम उपयोग कर पाएं। पहला तो ये होता है। दूसरा सुधार कार्यक्रम परियोजनाओं को बनाना, जैसे भौतिक संसाधन, मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन, शैक्षिक सामग्री व उपकरण आदि। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई स्कूल है, तो स्कूल में मान लीजिए कोई प्रोग्राम चल रहा है, यानी क्लासेस चल रही हैं, तो क्लासेस अगर अच्छे से नहीं हो रही हैं तो उनमें थोड़ा सा सुधार कर दिया जाए। लैब में अच्छे से काम नहीं हो पा रहा है, कोई लैब अटेंडेंट नहीं है, लैब में सामग्री नहीं है, तो उनमें थोड़ा सा सुधार कर लिया जाए। सांस्कृतिक कार्यक्रम है तो कोई डांस का टीचर नहीं है तो उसको अपॉइंट कर लिया जाए, है ना। योगा के कार्यक्रम है तो योगा का टीचर ही नहीं है स्कूल में तो उसको अपॉइंट, तो उनमें सुधार कर लिया जाए। वित्तीय संसाधन, थोड़ा बहुत पैसे की कहीं कमी आ रही है तो उसको रिसोर्सेज के द्वारा, ग्रांट्स के द्वारा, फंड्स के द्वारा उसको अपने पास स्कूल में रेवेन्यू थोड़ा सा उसको जनरेट कर लिया जाए। शैक्षिक सामग्री और उपकरण तो है ही, मान लीजिए आपको कंप्यूटर्स की ज़रूरत है, लाइब्रेरी में आपको बुक्स की ज़रूरत है, इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, लैब वगैरह में, तो वो भी आपको लानी पड़ेगी। तो दूसरा क्या है, आपको अपने सुधार कार्यक्रम और जो परियोजनाएं हैं उनमें जो आपके संसाधनों की आवश्यकता है उसको आपको फिर पूरा करना पड़ेगा, ताकि जो शैक्षिक आपकी शैक्षिक संचालन है, जो आपके शैक्षिक कार्यक्रम है, वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से चलें। ठीक है, और जो कार्यक्रम पहले से अच्छे चल रहे हैं, पूर्व प्रचलित कार्यक्रम हैं, उन पर भी आपको निगरानी रखनी है। तीसरा स्टेप, उन पर भी आपको निगरानी रखनी है कि वो कार्यक्रम भी बेहतरीन तरीके से चलते रहें, अपनी पटरी से
नीचे ना आए, और उसमें भी अगर कहीं थोड़ा सुधार की गुंजाइश है तो उसको चिन्हित करके तुरंत सुधार को आपको लागू करना है। ठीक है, और सभी हितधारकों, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी बातों को, उनके विचारों को, उनकी सलाह को, उनके मशवरे को, वो जो कुछ शेयर करना चाहते हैं, वो जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, उनको भी आपको संबोधित करना है समय समय पर। तभी आपकी जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग है वो बेहतर तरीके से काम कर पाती है। ठीक है, यानी इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग मीन्स योर इंस्टीट्यूशन वर्क्स इन अ better manner when you give respect to your all the stakeholders, यानी जितने भी आपके कर्मचारी हैं उनको आप एक तरह से तवज्जो देते हैं, अहमियत देते हैं, महत्व देते हैं, उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, उनकी कोई शिकायत है तो उस पर त्वरित उसका संज्ञान वगैरह लेते हैं। ठीक है, ये वही हो गया, आप त्वरित समाधान करते हैं जो भी समस्याएं और चुनौतियां आती हैं। तो ये हैं स्टेप्स। ठीक है, पहला स्टेप क्या है, आप संस्थान की जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरतें हैं और जो भी संसाधन हैं उनको देखेंगे, संस्थान में देखेंगे कि क्या क्या अवेलेबल है। ठीक है, संसाधन जो हैं और किन की ज़रूरत है उसकी आपने लिस्ट बना ली। ठीक, जो जो आवश्यकताएं, मान लीजिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, आपको टीचर्स चाहिए, तो उसकी लिस्ट बना ली। ठीक है, और जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन रिसोर्सेज का आपने ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना है। एक बात, जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं उनका आकलन करके उनमें सुधार, धीरे धीरे सुधार करना है। कुछ कमी है, कहीं कुछ कोई संसाधन की कमी है, कहीं कंप्यूटर चाहिए, कहीं बुक्स चाहिए, कहीं प्रोजेक्टर चाहिए, आदि आदि जो भी जैसी ज़रूरत है उसको वहाँ पे आपको देना पड़ेगा, है ना। जो अच्छे से कार्यक्रम चल रहे हैं, बढ़िया चल रहे हैं, उन पर निगरानी रखना ताकि वो अपनी पटरी से ना हटें, और उसमें कभी कभार थोड़ी बहुत कमी पेशी आ जाती है तो तुरंत उसका समाधान करें। यानी इससे जो प्रचलित कार्यक्रम हैं, जो अच्छे कार्यक्रम आपके चल रहे हैं, उनकी प्रभावशीलता क्या है वो आपकी बनी रहेगी। ठीक है, और सभी हितधारक, यानी आपके स्कूल की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट, टीचर, स्टाफ, आपको सबकी बात सुननी है, सबकी समस्याओं को सुनना है, सबकी चुनौतियों को सुनना है, संज्ञान लेना है और तुरंत समाधान देना है। तो ये हो गए हमारे कुछ मोटे मोटे 4-5 स्टेप्स। ठीक है, लास्ट मैं आपको बताना चाहूँगा, जो इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग होती है उसका नेचर जो होता है वो साइक्लिक होता है। साइक्लिक नेचर का मतलब इसकी प्रवृत्ति जो होती है वो चक्रीय होती है। ठीक है, ये एक सतत चक्र में चलती है। ठीक है, जिसमें आप सबसे पहले अपने कार्यक्रमों की, अपने संस्थान में जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जो भी संसाधन हैं, जो भी आवश्यकताएं, आप उनकी समीक्षा करते हैं। ठीक है, फिर उनकी पूर्ति करने की आप योजना बनाते हैं। ठीक है, फिर जो भी कमी पेशी है उसको आप क्रियान्वित करते हैं। ठीक है, आपने क्रियान्वित कर लिया, उसके बाद आपने उसका जो क्रियान्वयन चल रहा है, जो ग्राउंड पे काम हो रहा है, उसको आप फिर मूल्यांकन करेंगे। ठीक है, मूल्यांकन करने के बाद फिर आप समीक्षा करेंगे कि भाई हाँ, इसमें ये कमी रह गई है, इसको अब फिर से हम योजना बनाकर फिर पूरा करेंगे, और फिर जो कमी है उसको सही करके फिर क्रियान्वित करेंगे, फिर मूल्यांकन करेंगे। यानी ये एक चक्र में चलता रहता है। कहने का मतलब है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग क्या है, एक चक्रीय प्रोसेस है जो चक्र में चलती है। ठीक है, सबसे पहले आप समीक्षा करते हैं, फिर आप योजना बनाते हैं, उसके बाद उस योजना को आप क्रियान्वित कर देते हैं, और फिर उस योजना का आप मूल्यांकन करते हैं, और मूल्यांकन करने के बाद जो रिपोर्ट आपके सामने आती है उस रिपोर्ट की आप समीक्षा करते हैं, और दोबारा से फिर समीक्षा के बाद सुधार के साथ दोबारा से
योजना बनाकर लागू कर देते हैं, यानी क्रियान्वित कर देते हैं, और फिर दोबारा से मूल्यांकन करते हैं। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है, साल दर साल ये चलती जाती है। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस पूरी परियोजना में या योजना में हमारा जो पिछले चक्र में जो गलतियां हुई थी या पिछले चक्र में जो कमियां थी वो अगले चक्र में दोहराई नहीं जाती, वो उनकी पूर्ति कर ली जाती है, उनका समाधान कर लिया जाता है। हाँ, अगले चक्र में हो सकता है कुछ नए चैलेंजेस, नई समस्याएं आ जाए तो उनको हम आगे सुधारते हैं। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई नया साइकिलिस्ट है, कोई नया साइकिल सीखने वाला है और उसको अपने घर के चारों तरफ एक राउंड उसमें रोड में साइकिल सीख रहा है वो, तो शुरू दिन तो वो बहुत ही धीरे धीरे साइकिल चलाएगा, देखेगा कहीं पे गड्ढा है, कहीं पे स्पीड ब्रेकर है, कहीं बच्चे खेल रहे हैं, कहीं पे कोई बुज़ुर्ग लोग टहल रहे हैं, तो उनसे बचा बुचा के धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, वो बहुत सावधानी पूर्वक चलेगा। दूसरे राउंड में वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो जाएगा, वो गड्ढों से बड़ी सरलता से काट के निकल जाएगा, स्पीड ब्रेकर को भी सरलता से उससे भी निकल जाएगा स्पीड ब्रेकर से। और तीसरा जो है वो मान लीजिए कोई बच्चे वगैरह हैं तो उनसे भी वो संभल के सरलता से निकल पाएगा। यानी एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका धीरे धीरे क्या होगा, डेवलप होगा, बूस्ट होगा। ठीक है, इससे कहने का मतलब हर राउंड में वो अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ा रहा है। यानी पिछली जो गलतियां थी, हो सकता है कि पहले राउंड में वो किसी गड्ढे में गिर गया हो, लेकिन दूसरे राउंड में उस गड्ढे से वो बहुत सरलता से निकल गया हो सकता है पहले राउंड में वो गड्ढे में स्पीड ब्रेकर में बहुत तेज़ी से उछला हो, लेकिन दूसरे राउंड में स्पीड ब्रेकर आते ही उसने स्पीड कम कर दी हो और धीरे से स्पीड ब्रेकर को पार कर लिया हो। जहाँ बच्चे आए हों उसने साइकिल स्लो कर ली हो, दूसरे राउंड में घंटी बजा दी हो। जहाँ बुज़ुर्ग आए हों वहाँ उसने फिर घंटी बजा दी हो। मोड़ पर बहुत सावधानी से दूसरे तीसरे राउंड में उसने काट दिया हो और पहले राउंड में हो सकता है साइकिल स्किड कर गई हो। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब हम चक्रीय प्रक्रिया के दौरान इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग करते हैं तो हर राउंड में हम अपने में सुधार करते जाते हैं और इस सुधार को हम एक निरंतर प्रक्रिया, एक चक्रीय प्रक्रिया के रूप में अपनाते हैं और ओवरऑल हम इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में एक बेहतरीन स्थिति तक अपने इंस्टीट्यूशन को लाने की कोशिश करते हैं। जैसे साइकिलिस्ट धीरे धीरे एक्सपर्ट बनता जा रहा है ना, चक्र में एक्सपर्ट बनता जा रहा है, हर चक्र में पहले दूसरे तीसरे चौथे पांचवें चक्र में, और बाद में वो काफ़ी एक्सपर्ट हो जाता है। तो वही चीज़ इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग में भी होती है। हम शुरू में समीक्षा करते हैं और योजना बनाते हैं, क्रियान्वित करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, तो धीरे धीरे हर चक्र में गलतियों की जो नंबर है, गलतियों का जो नंबर है वो धीरे धीरे कम होता जाता है और चैलेंजेस या जो भी समस्याएं हैं उनको हम बहुत इफ़ेक्टिवली डील करते हैं। तो ये था एक दोस्तों छोटा सा एक डिमॉन्स्ट्रेटिव लेक्चर कह लीजिए आपके सामने, जो मैंने इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बारे में आपको बताया है। कोई भी संस्था, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, हॉस्पिटल हो, एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, फाउंडेशन हो, कोई भी हो, वहाँ पर इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग बहुत ही ज़रूरी होती है। कल को आप प्रधानाचार्य बनते हैं तो आपको इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग के बेसिक फंडामेंटल्स आने चाहिए। कैसे हमें प्लानिंग करनी है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे सहयोगपूर्ण माहौल में पूरे संस्थान को हमें चलाना है। तो ये जस्ट एक बेसिक लेक्चर मैंने आपको दिया है थोड़ा सा समझाने के लिए। मुझे आशा है आपको ठीक लगा होगा। कोई क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे नंबर स्क्रॉल कर रहे हैं, उन नंबर्स पे आप कॉल कीजिएगा और अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाइए। 5 तारीख से हमारे 4th बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है, ओनली फॉर 2nd पेपर, और अधिक जानकारी आप इन नंबरों से ले सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।